गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में सिक्किम की राज्य मछली किसे घोषित किया गया। तो आंसर होगा कूपर महसीर को। तो अभी सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर को, जिसे स्थानीय रूप से केटली के नाम से जाना जाता है, इसे राज्य की मछली घोषित किया है। अच्छा, यहाँ पे कूपर महसीर का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, साइंटिफिक नेम ऑफ कूपर महसीर। तो इसका नाम है न्यूलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस। क्या नाम है? न्यूलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस। तो केटली मछली के महत्व को उजागर करने और उसके संरक्षण के उपयोग पर जोर देने के लिए इसे सिक्किम ने राज्य मछली घोषित किया है। अच्छा, वैसे केरल की राज्य मछली क्या है? तो आंसर होगा ग्रीन क्रोमाइड। और मध्य प्रदेश की है महाशीर। और बांग्लादेश की नेशनल फिश क्या है? हिल्सा मछली है। और मछली को लेकर के एक दिन भी हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। जबकि आपको याद होगा पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? सिंधु नदी डॉल्फिन को। और कल के ऑडियो में यही प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था। अब बात यहां पे सिक्किम की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। देखो, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, गवर्नर है गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले, जिन्हें प्रेम सिंह तमांग के नाम से भी जाना जाता है। और एक फुटबॉल प्लेयर हैं बाईचिंग भूटिया, उनके नाम पर फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है सिक्किम में, नामची सिक्किम में। और सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत मिक्स हेरिटेज कौन सी है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम दिवस कब मनाते हैं, यानी कि सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को। और वैसे 16 मई को नेशनल डेंगू डे भी मनाया जाता है। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज इजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। वैसे यहाँ का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। राजकीय पक्षी है रक्त तीतर। राजकीय फूल है, आप इसे नोबल ऑर्किड बोल दीजिए या नोबल डेंड्रोबियम बोल दीजिए। और राजकीय वृक्ष है रोडोडेंड्रॉन। क्या है? रोडोडेंड्रॉन। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा आर राजा ऋत्विक। तो अभी आर राजा ऋत्विक ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये कहां से हैं? तेलंगाना से हैं। और इससे पहले 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? हर्षित राजा बने थे, वो पुणे महाराष्ट्र से थे। चलिए आप तो ये बताइए, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है, भारतीय अमेरिकी हैं ये। और भारत के सबसे युवा कौन है? डी गुकेश हैं, जो दुनिया में तीसरे सबसे युवा हैं। ये तमिलनाडु से ही है। अच्छा, पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। पिछले साल इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है? माइंड मास्टर है। और इन्हीं को कब 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे तो आप जानते ही हो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जिसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, अब बढ़ा करके उसे कितना 25 लाख रुपए कर दिया गया। और इसी तरह से मान लो अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो आंसर होगा एस विजय लक्ष्मी। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न और बनता है, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। जो चेस बोर्ड होता है उसमें जो आपके स्क्वायर कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? तो आंसर होगा 64। लेकिन प्रश्न आता है टोटल कितने स्क्वायर हैं उसमें? तो फिर आंसर होगा 204। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना। वैसे चेस डे भी होता है, ये मनाते हैं हम 20 जुलाई को। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और अभी आपको याद होगा फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता था जॉन डूडा ने। ये पोलैंड के चेस प्लेयर है। और एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। कई बार प्रश्न इनके नाम से भी पूछा जाता है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? चेस प्लेयर है ये, याद रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव
नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश का 53वां 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो अब बन गया है ऑफिशियली टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से ही आप कहोगे छत्तीसगढ़ का तो ये चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है तो पहले 3 कौन कौन से हैं? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचान कुमार टाइगर रिजर्व। और कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था। बाकी टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो वो आता है 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आता है? 1992 में आता है। और टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इस बार इसकी थीम क्या थी? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। भारत में टोटल टाइगर की संख्याओं की बात करेंगे तो 2967 है। सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में 526, उसके बाद कर्नाटक में है 524। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है, ये राजस्थान से ही है। और वैसे टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य ये 2022 का है, लेकिन समय से पहले डबल किया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इसी कारण से इसको मिला था TX2 अवार्ड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखना। और चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हमने कहा टाइगर डे तो हम मनाते हैं 29 जुलाई को, लायन डे कब मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस IIT ने एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो बारिश की बूंदों से बिजली पैदा कर सकता है? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। तो अभी IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो पानी की बूंदों से बिजली पैदा कर सकता है। और इस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और ट्राइबो इलेक्ट्रिक इंडक्शन और ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करके डेवलप किया है। और इसे लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर नाम दिया गया है। तो इस डिवाइस में एक नैनो कंपोजिट पॉलीमर फिल्म और 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। अच्छा, इसी तरह से IIT हैदराबाद भी न्यूज में था, 2 कारण से हमने पढ़ा था। एक तो अभी जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत, इसका उद्घाटन आपके IIT हैदराबाद में हुआ था। और भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट, जिसका नाम है कोवी होम, ये बनाया गया IIT हैदराबाद में। और IIT रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ। IIT मद्रास की बात करेंगे तो इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था, जिसका नाम रखा था नियो बोल्ट। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पंजाब के 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? चरणजीत सिंह चन्नी। और उनके अलावा पंजाब में 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, उनके नाम है सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी। तो इनके नाम भी ध्यान रखना। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ हो जाती है। मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर भी अभी नए बने थे, बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी पंजाब ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल? IM पंजाब इनोवेशन मिशन पंजाब पहल शुरू की थी।
पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है? गतका है। और यहीं पे मेरा काम मेरा मान योजना भी शुरू की गई थी। और आपको याद होगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था पंजाब। उसके अलावा याद रखना जो पंजाब है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका पाने वाला पहला देश कौन सा बना था? घाना। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। वैसे अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेर कोटला बना, संगरूर जिले से अलग होकर के। और आशीर्वाद योजना चलती है यहाँ पे, जिसमें सहायता राशि को अभी 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया था। इसी योजना को पहले शगुन योजना के नाम से जाना जाता था। मतलब इसमें क्या होता है, गरीब परिवार की बेटी को उसकी शादी के वक्त सहायता दी जाती है। कितने की? 51,000 रुपए की। यहीं पे ही होला मोहल्ला त्योहार मनाया गया। लाल लकीर मिशन यहीं पे शुरू हुआ था। डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ई दाखिल पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था। बसेरा योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, तो आंसर होगा विनी महाजन। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने भारतीय अभिनेता हैं ये पंकज त्रिपाठी, इनको 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, फिनो पेमेंट बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है सन 2006 में। मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा, इसके एमडी सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। बाकी देखो, रानी रामपाल की बात करेंगे, एक तो रानी रामपाल हो गई और एक स्मृति मंधाना हो गई। इन दोनों को भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बाकी लवलीना बोर्गोहेन, आप जानते हो ये बॉक्सर हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता था। असम से हैं ये, तो इसलिए अभी असम की सरकार ने इन्हें समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी मीराबाई चानू का नाम भी आपको याद होगा, ये वेट लिफ्टर है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल जीता था इन्होंने। कौन सा? सिल्वर मेडल। अभी इनको एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और adidas के स्टे इन प्ले अभियान का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। एक अवनी लेखरा का नाम भी याद रखना, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत का पहला गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। 50 मीटर में भी ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। राजस्थान की शूटर हैं ये, और अभी राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में ये ध्वजवाहक रही थी टेकचंद के साथ में। बाकी विद्या बालन, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है, तो आंसर होगा 100%। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री ने उच्च स्तर के कर्ज से जूझ रहे दूर संचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दूर संचार क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ा करके 100% कर दिया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वैसे हमारे संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, जो हमारे रेल मंत्री भी हैं। और इससे पहले आपको याद होगा डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ा के कितना किया गया था? 74%। उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी बात करोगे तो एफडीआई को 49% से बढ़ा करके 74% किया गया था। अच्छा, एफडीआई से आपको याद आता होगा वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में किस देश से आया था, तो आंसर होगा सिंगापुर। किस क्षेत्र में आया था पूछेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। किस राज्य में आया था ये पूछेंगे तो आंसर होगा गुजरात। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने। तो हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ यूपी, उन्होंने सिखों के जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में ये शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम की बुक को रिलीज किया है। और इस बुक को पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी जो है डॉक्टर प्रभलीन सिंह, उन्होंने लिखा है। तो इसमें भारत में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियां शामिल है। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम की बुक को लिखा। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं केजे अल्फोंस,
एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक लिखी। रमेश नारायण अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नाम की बुक को लिखा है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारत के स्नूकर प्लेयर हैं ये पंकज आडवाणी, जिन्होंने अभी ईरान के आमिर सरखोश को हरा करके एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने ये खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। क्या नाम है? पंकज आडवाणी, याद रखना नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक यानी कि इंपोर्टर बन जाएगा? तो आंसर होगा 2050 तक। तो अभी नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चाइना और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है ये यूके के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा जारी की गई है। वैसे वर्तमान में बात करेंगे तो भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ 8वें स्थान पे आता है, लेकिन 2050 तक तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये रिपोर्ट कहती है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा कानून व न्याय मंत्रालय ने। तो अभी कानून व न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए एक पहल अभियान को शुरू किया है। यहाँ पे टेली लॉ का अर्थ हो जाता है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। अच्छा, वैसे हमारे केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। वैसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने अभी सेज पोर्टल लॉन्च किया था बुजुर्गों के लिए। बाकी हमारे जनजातीय मंत्री कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैं। अभी इस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। अभी इस मंत्रालय ने समृद्ध पोर्टल लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा हरमिलन कौर बैंस। तो पंजाब की है ये हरमिलन कौर बैंस। इन्होंने अभी 60वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया और 5.39 सेकंड का समय लेकर के ये रेस पूरी की। और सन 2002 के एशियन गेम्स में सुनीता रानी के द्वारा 4 मिनट 6.03 सेकंड समय के साथ बनाए गए 19 साल पुराने रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। क्या नाम है? हरमिलन कौर बैंस। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में या आपका जो भी स्टडी ग्रुप है एक बार इस वीडियो के लिंक को वहां पे शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे में तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी एक ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।